प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री का 10th लेसन उपनिवेशवाद और देहात, इसे हम सीखने जा रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच बंगाल में, तो सिराजुद्दौला की हार होती है। हार होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन स्थापित होता है। लेकिन जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है तो उस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है और प्रत्यक्ष रूप से बंगाल में पहली बार अंग्रेज़ों का शासन स्थापित होता है। चूँकि भारत देश हमारा अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, इसलिए इस पाठ में हमें देखना है कि उपनिवेशवाद और देहात, यानी जिस समय यहाँ पर उपनिवेशवाद की स्थिति थी, यानी हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश था, उस समय हमारे देश के देहातों की यानी गांवों की क्या स्थिति थी, इसे हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि बंगाल में बक्सर का युद्ध हुआ था और उस युद्ध की हार के बाद बंगाल में ही सबसे पहले अंग्रेज़ों का शासन प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हुआ था। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तो उन्होंने जो यहाँ का ग्रामीण समाज था उसे फिर से व्यवस्थित करने का प्रयास किया और यहाँ पर एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया। यानी ऐसी टैक्सेशन प्रणाली बनानी चाहिए जो कि अपने आप में एक नई थी और उनके अनुकूल थी, और साथ में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जो ज़मीन के अधिकार हैं वो किसको दिए जाएं। तो यहाँ पर हमने देखा, तीन बातें देखी कि अंग्रेज़ों ने ग्रामीण समाज को फिर से व्यवस्थित करने का प्रयास किया, नई राजस्व प्रणाली लागू करने का प्रयास किया और जमीन संबंधी अधिकारों को भी सुनिश्चित किया गया। तो इस प्रक्रिया में इन्होंने 1793 में एक कानून बनाया जमीन से संबंधित, टैक्स वसूलने से संबंधित, और इसे नाम दिया गया इस्तेमरारी बंदोबस्त अधिनियम 1793। तो अगला प्रश्न हमारा यही है कि इस्तेमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गईं। जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है कि 1793 में इस्तेमरारी बंदोबस्त अधिनियम लागू हुआ, इसे स्थायी बंदोबस्त अधिनियम भी कहते थे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगान की राशि निश्चित कर दी थी, यानी राजस्व की रकम निश्चित कर दी गई थी कि और वो रकम प्रत्येक जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा करानी होती थी। अगर वो रकम जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा नहीं करा पाते थे तो उनकी जो जमींदारी थी उसको नीलाम कर दिया जाता था, यानी उनसे छीन करके किसी और को दे दी जाती थी। तो जो ये जमींदार थे, इनके अंडर में बहुत सारे गांव होते थे, वहाँ किसान लोग खेती करते थे और फसल पैदा करने के बाद वो जमींदार को लगान देते थे। उस लगान को इकट्ठा करने का काम जमींदारों का था और इकट्ठा हुए लगान का एक हिस्सा इन्हें कंपनी के पास जमा करना होता था। लेकिन जमींदार कई बार समय पर किसानों से लगान नहीं वसूल पाते थे, इसलिए उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। कई बार तो जमींदार लोग जानबूझ करके भी राजस्व की रकम कंपनी के पास जमा नहीं करते थे, तो इसलिए उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। तो इसी नीलामी के प्रक्रम में आपकी किताब में एक वर्धमान की घटना का वर्णन किया गया है। वहाँ पर एक वर्धमान का राजा है। तो 1797 की घटना है कि उसके पास जो ज़मीनें थीं, बहुत सारी भू संपदाएँ थी, वो बेची जा रही थी, उनकी नीलामी की जा रही थी।
ये उस ज़माने की एक बहुत बड़ी घटना थी, इसीलिए आज हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर जो जमींदार राजस्व की रकम समय पर जमा नहीं करा पाता था, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो ऐसा ही वर्धमान के राजा के साथ हुआ। उसके पास राजस्व की बहुत ज़्यादा रकम बकाया हो गई, यानी लगान की बहुत ज़्यादा रकम उसको देनी थी कंपनी को, और वो दे नहीं पाया। इसलिए उसकी जो संपदाएं थीं वो नीलाम की जाने वाली थी। संपदाओं को महाल भी बोला जाता था। तो इन संपदाओं की जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, उस ऊंची बोली लगाने वाले को ये संपदाएं बेच दी जाती थी। बेच तो दी जाती थी, लेकिन वहाँ का जो कलेक्टर था, उसने इस प्रक्रिया में जब निगाह डाली तो उसको गड़बड़ी दिखाई दी। क्या गड़बड़ी दिखाई दी? उसने देखा कि जिस राजा की ज़मीन नीलाम की जाती थी, संपत्ति नीलाम की जाती थी, उस संपत्ति को उसके अपने ही आदमी खरीद लेते थे, चाहे उसके नौकर थे या उसके एजेंट थे। जब उसके अपने ही आदमी उसको खरीद लेते थे, तो खरीदने के बाद भी जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, वो राजा के पास ही बना रहता था। तो नीलामी में करीब 95% से अधिक बिक्री फर्जी दिखाई पड़ी। तो ये समस्या अंग्रेजों के सामने आ गई कि हम नीलाम भी करा रहे हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण उसी जमींदार का रह रहा जिससे कि जमीन ली जा रही है। अब अगली बात हम सीखते हैं कि इस्तेमरारी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। जो इस्तेमरारी बंदोबस्त था, इसको लागू करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो ऐसा था कि 1770 का जब दशक चल रहा था, तो जो बंगाल का इलाका है, यहाँ पर गांवों की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ख़राब थी, संकट के दौर से गुजर रही थी, क्योंकि यहाँ बार बार अकाल पड़ रहे थे, लोग अच्छी खेती नहीं कर पा रहे थे, खेती में कम उत्पादन हो रहा था। तो अंग्रेज लोग थे, इनका मानना था कि अगर खेती में हो या व्यापार में हो, तो इसको हम तभी अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं जब इसमें पहले कुछ पैसा लगाया जाए, नहीं इसमें निवेश किया जाए। जब इसमें पैसा लगाएंगे तब इसमें सुधार होने की संभावना अच्छी रहेगी। और हम निवेश कब कर सकते हैं? हम किसी चीज़ में पैसा कब लगाएंगे? जब वो चीज़ हमारी होगी, यानी जब संपत्ति, जो ज़मीन है, उस पर अधिकार किसी का सुनिश्चित कर दिया जाए कि ज़मीन तुम्हारी है, तो ऐसा करने से वो व्यक्ति उसमें पैसा भी लगाएगा और वो बेहतर उत्पादन कर सकेगी। एक तो चीज़ ये कि यानी इस अधिकारों को सुनिश्चित कर दिया जाए, और दूसरी बात, जो राजस्व की दरें हैं, लगान की जो दर है, उसको निश्चित कर दिया जाए। ये नहीं कभी कम वसूल लिया, कभी ज़्यादा वसूल लिया, उनकी एक फिक्स कर दिया जाए कि इस जगह से इतना ही टैक्स वसूला जाएगा। तो इन दो कारणों से इस्तेमरारी बंदोबस्त अधिनियम लागू किया गया कि संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित कर दिए जाएं और राजस्व की दरों को स्थायी बना दिया जाए। आगे हम सीखेंगे कि अंग्रेज अधिकारियों को इस्तेमरारी बंदोबस्त से क्या आशा थी, यह किसके साथ लागू किया गया। जो अंग्रेज लोग थे, इन्हें स्थायी बंदोबस्त जो इन्होंने अधिनियम बना के 1793 में लागू किया, तो किस उम्मीद से किया था? तो इनको उम्मीद थी कि जब हम ये लागू करेंगे तो यहाँ के जो छोटे किसान हैं और जो जमींदार यानी बड़े भूस्वामी हैं, इन लोगों का एक ऐसा समूह पैदा हो जाएगा जिसके पास खेती में लगाने के लिए पूंजी भी होगी और मेहनत करने के लिए मजदूर भी होंगे। यानी जो ज़मींदार है, जिनके पास खेतों ज़मीन पर जिसका अधिकार है, वो वहाँ पर पैसा लगाएगा और मजदूर लोग वहाँ पर, किसान लोग खेती करेंगे, अच्छी पैदावार होगी, दोनों को फ़ायदा होगा। और इस प्रक्रिया में जो ब्रिटिश शासन है उनको मदद करेगा। तो जब ब्रिटिश शासन इन दोनों लोगों को मदद करेगा तो एक ऐसा समूह बन करके सामने आएगा जो कि अंग्रेजों का वफादार होगा। ये जो इस्तेमरारी बंदोबस्त था,
ये जो बंगाल के राजा थे या वहाँ के जो ताल्लुकेदार बड़े किसान थे, उनके साथ लागू किया गया था। और उनको ये बता दिया गया था कि तुम्हें एक ये जो निश्चित रकम है इसे सरकार के पास जमा करानी है, और बाकी तुम अपने इलाके के जो किसान हैं उनसे लगान वसूलो और इस निश्चित रकम को हमारे पास जमा कराओगे। तो जमींदारों के नीचे कई सारे गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के पास आने वाले जो कुल गांव थे, उन कुल गांवों को मिलाकर के एक राजस्व संपदा मानी जाती थी। कंपनी का कहना था कि जमींदार के एक अगर कोई जमींदार है उसके पास मान लीजिए 10 गांव हैं या 100 गांव हैं, तो वो क्या है, एक राजस्व संपदा है। और उस एक राजस्व संपदा के ऊपर कंपनी लगान निर्धारित कर देती कि इतने गांवों से तुम्हें इतनी रकम वसूल करके हमारे पास जमा करानी है। स्थायी एक रकम बता दी गई। अब जमींदार इन गांवों की निर्धारित राशि इकट्ठा यहाँ इन गांवों से लगान वसूल करता था, और जमींदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वो जो लगान की रकम है वो निश्चित समय पर सरकार के पास जमा कराएंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। कुछ दशकों में ऐसा देखने में आया कि जमींदार लोग राजस्व की राशि चुका पाने में असफल होने लगे। अब हम इसी चीज को आगे सीखेंगे कि राजस्व की राशि चुका पाने में जमींदार आखिर क्यों असफल हो जाते थे, क्यों जमा नहीं करा पाते थे। तो इसके कुछ कारण, जैसे पहला कारण था कि अंग्रेजों ने जब शुरू में राजस्व की रकम तय की थी तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत अधिक थी। अंग्रेजों ने ये तर्क दिया था कि आज ये लागू की जा रही है और कई वर्षों तक ऐसी लागू रहेगी, और जैसे जैसे खेती के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, वैसे ही वैसे जमींदारों के ऊपर इस रकम को चुकाने का बोझ कम हो जाएगा। कहने का मतलब उनका ये था कि स्थायी रूप से आज लागू की जा रही हैं, आने वाले समय तक लागू रहेंगी, और उस समय तक चीज़ों के रेट बढ़ते जाएंगे, और लेकिन राजस्व की रकम नहीं बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा सा भी इसको ज़्यादा करके इसको लागू किया गया है। और ये जो राजस्व की मांग थी 1790 के दशक में लागू की गई थी। उस समय फसलों की कीमतें कम होती थी। जब फसलों की कीमत कम मिल रही है तो जाहिर सी बात है किसान लोग जो थे, किसानों को रैयत भी बोलते हैं, तो किसान लोग उस लगान को चुका पाने में असफल हो जाते थे। और जब किसान अगर जमींदार को लगान नहीं दे पाएंगे तो फिर वो आगे कंपनी को कैसे लगान चुका पाएंगे। इसलिए जमींदारों के सामने राजस्व की रकम कंपनी को चुका पाना मुश्किल हो जाता था। अगला इसका कारण है कि राजस्व असमान था। हर जगह राजस्व की जो दर थी एक जैसी लागू नहीं की गई थी, और फसल खराब हो या अच्छी हो, फिर भी उस राजस्व को ठीक समय पर कंपनी के पास जमा कराना जरूरी था। अगर कोई जमींदार राजस्व की रकम कंपनी के पास समय से जमा नहीं करा पाता था तो उसकी जो संपदा थी वो सूर्यास्त विधि के अनुसार नीलाम कर दी जाती थी। अब ये सूर्यास्त विधि हमें समझनी है। सूर्यास्त विधि का मतलब था कि जो तारीख निश्चित कर दी गई कि इस तारीख तक तुम्हें राजस्व की रकम जमा करानी है, और उस निश्चित तारीख के सूरज डूबने तक अगर वो रकम जमा नहीं होती थी तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इस्तेमरारी बंदोबस्त शुरू में तो जमींदारों की शक्ति को किसानों से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंधन करने तक ही सीमित रखा गया। जो ये इस्तेमरारी बंदोबस्त में जमींदारों को केवल इतनी ही ताकत दी गई थी कि तुम किसानों से राजस्व इकट्ठा करो और इस जमींदार वसूल करने का मैनेजमेंट करो, प्रबंध करो, और बाकी उनको कोई ताकत नहीं दी गई थी कि तुम अगर कोई किसान लगान नहीं देता है तो तुम उससे ज़बरदस्ती वसूल करो। ऐसी कोई ताकत इन्हें नहीं दी गई थी।
आगे हम सीखेंगे कि जो कंपनी थी जमींदारों की ताकत को किस तरह कंट्रोल में रखती थी, कैसे नियंत्रित करती थी, उनकी जो स्वायत्तता थी उसे किस प्रकार सीमित कर दिया था। तो अंग्रेज लोग जानते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी कि अगर जमींदार लोग ज़्यादा ताकतवर होंगे तो मेरे खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी ताकत को छीना जाए, कम किया जाए, तभी हमारे नियंत्रण में अच्छी तरह काम कर पाएंगे। इसलिए कंपनी ने नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जमींदारों की जो सेना थी, सेना की टुकड़ियों को भंग कर दिया, क्योंकि सेना की मदद से वो विद्रोह कर सकते थे। इसलिए सबसे पहले सेना का को भंग कर दिया। इसके अलावा जो सीमा शुल्क लिया करते थे, उनके इलाके में कोई आता जाता था, उससे जो टैक्स वसूल करते थे उस शुल्क को समाप्त कर दिया। जमींदार लोग जो अपनी कचहरियां लगाते थे, जहां पर वो छोटे मोटे फैसले करते थे, उन कचहरियों को जो अंग्रेजों का अधिकारी था उस इलाके का कलेक्टर, उस कलेक्टर की देखरेख में यानी उसके अंडर में कर दिया गया। जमींदारों की जो अपनी स्थानीय पुलिस होती थी उस पुलिस व्यवस्था को छीन लिया गया, उनकी न्याय करने की ताकत को छीन लिया गया। तो हमने देखा कि जमींदारों की सेना भंग कर दी गई, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, उसको छीन लिया गया। इसके अलावा जो कचहरियाँ थी कलेक्टर के अंडर में कर दी गई, पुलिस व्यवस्था न्याय व्यवस्था को छीन लिया गया, यानी जमींदारों को कमज़ोर कर दिया गया। अब पूरी तरीके से जो उस इलाके का कलेक्टर होता था, उस कलेक्टर का जो ऑफिस था, वो वहाँ पर एक ताकत का केंद्र बन करके सामने उभर के आया और जमींदारों को पूरी तरीके से उनको प्रतिबंधित और सीमित कर दिया गया। आगे हम सीखते हैं कि जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा करने में क्यों दिक्कत आती थी। तो जमींदारों का अपना एक अधिकारी होता था जो गांव में लगान वसूल करने जाता था, उस अधिकारी का नाम था अमला, अमला कहते थे। तो उसके सामने कई समस्याएं आती थी, कई बार तो फसल खराब हो जाती थी तो किसान लोग लगान नहीं दे पाते थे, या फसलों की कीमत कम मिलती थी तो वो टैक्स की रकम यानी लगान की रकम नहीं दे पाते थे। और कभी कभी तो किसान लोग जानबूझ करके लगान नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ जो गांव के कुछ मुखिया किसान थे या अमीर लोग थे उनको भड़का दिया करते थे, मत दो तुम इनको। तो जब किसान लोग ऐसा करते थे, उनको लगान नहीं देते थे जमींदारों को, तो वहाँ के जो मुखिया थे या जोतदार मंडल यानी अमीर किसान थे वो देखकर खुश होते थे इस बात को कि जमींदार अच्छा परेशान हो रहा है। तो जमींदार सीधे तौर पर इन किसानों पर अपनी ताकत का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुलिस सेना सब छीन ली गई थी। वह केवल जो बकायेदार किसान होते थे, जो नहीं लगान देते थे, उन पर केवल मुकदमा कर सकते थे। अगर मुकदमा वो चालू भी कर देते थे तो न्याय की जो प्रक्रिया थी बहुत लंबी थी, बहुत देर में न्याय मिलता था। इसलिए अगर 1798 में हम केवल वर्धमान में मुकदमों को देखते हैं तो बकाये के 30,000 से अधिक मामले वहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए थे, लंबित थे। आगे हम देखेंगे जोतदारों का उदय किस प्रकार होता है, इसका जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी हमने जमींदारों के बारे में देखा, अब हम पढ़ेंगे जोतदार। तो जो 18वीं सेंचुरी का जो लास्ट टाइम था, 18वीं शताब्दी के लास्ट समय तक जो गांव के धनी किसान थे उन्होंने गांव में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया था। वो काफ़ी स्ट्रांग होकर के निकल के सामने आ रहे थे। कौन? गांव के धनी किसान। इन्हीं धनी किसानों को जोतदार कहा गया। जोतदारों ने भी काफ़ी अपनी ज़मीनें इकट्ठा कर ली थी और वहाँ पर जो व्यापार होता था या जो साहूकारी का काम होता था गांव में, उस पर भी अपना नियंत्रण बना के रखा था। अब वो गांव में रहते थे, गांव में किसान भी रहते थे, इसलिए किसानों पर अपनी ताकत का प्रयोग भी कर सकते थे। इनकी जो ज़मीन होती थी जोतदारों की, उन जोतदारों की ज़मीन बटाईदारों के द्वारा जोती जाती थी और वो लोग अपने हल बैल के द्वारा फसल उगाते थे। आधा हिस्सा जोतदारों को देते थे, आधा हिस्सा बटाईदार अपने पास रखते थे। जोतदारों की शक्ति जमींदारों से ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी?
कि जमींदार लोग शहर में रहते थे और जोतदार गांव में ही रहते थे, और गांव में रहने के कारण उनका किसानों पर सीधा नियंत्रण होता था। जमींदार लोग शहर में रहते थे, इसलिए पूरी तरीके से कंट्रोल बनाने में सफल नहीं हो पाते थे। जोतदार जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाए जाने का भी विरोध करते थे। जो रैयत उनके ऊपर निर्भर थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे। अगर जमींदार लोग किसानों पर लगान बढ़ा देते थे तो जोतदार लोग इसका किसानों से विरोध करवा देते थे और वहाँ के किसानों को अपने पक्ष में रखते थे और लगान का भुगतान करने में देरी करवा देते थे किसानों से। जब राजस्व का भुगतान किसानों से सही समय पर जमींदारों को नहीं मिल पाता था तो जमींदार भी कंपनी को जमा नहीं करा पाते थे और उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। जब जमींदारी नीलाम होती थी तो वहाँ के जोतदार लोग प्रायः उस जमींदारी को खरीद लिया करते थे। धनी किसान और गांव के मुखिया लोग, चाहे उस गांव के अमीर किसान रहे या वहाँ के मुखिया लोग हों, ये बंगाल में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनकर उभर रहे थे, एक ताकतवर समूह के रूप में निकल के सामने आ रहे थे। इसीलिए किन्हीं इलाकों पर इन लोगों को हवलदार भी कहा गया है, कहीं गांटीदार कहा गया और कहीं मंडल कहा गया। आगे हम सीखेंगे कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों को किस प्रकार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। तो इसमें हम सीखेंगे कि जब जमींदारों की उनकी जमींदारियां नीलाम होती थी तो कौन कौन से हथकंडे अपना करके जमींदारी को अपने पास बनाए रखते थे। तो पहली बात तो ये कि जब उनकी भू संपदा नीलाम की जाती थी तो उनके अपने ही आदमी ऊंची बोली लगा करके जमींदारी को खरीद लेते थे। उनके जो एजेंट या नौकर होते तो ऊंची बोली लगा देते थे और खरीद लेते थे, लेकिन जो राशि होती थी यानी जो जिस रकम में उन जमींदारी खरीदते थे उस राशि को देने से बाद में मना कर देते थे। उन्होंने बोली तो लगा दी नीलामी की, लेकिन उस बोली की रकम को अदा नहीं किया। इस कारण से जमींदारी जो थी वो जमींदार के पास ही रह जाती थी। इसके अलावा फर्जी बिक्री के कारण बार बार जमींदारी को बेचना पड़ता था। तो बार बार बोली लगाना सरकार के लिए भी मुश्किल था और जमींदार के लिए मुश्किल हो जाता था। तो जब कोई बोली लगाने वाला ही नहीं मिलता था तो क्या होता था, वो जमींदारी पुराने जमींदार के पास ही रह जाती थी और कम कीमत पर ही पुराना जमींदार उसको अपने पास रख लेता था। इसके अलावा कंपनी ने यह नियम बना रखा था कि जो महिलाएं हैं उनसे संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। तो ये जमींदार लोग अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपने घर की महिलाओं के नाम यानी माता या परिवार की अन्य महिलाओं के सदस्यों के नाम कर देते थे, तो इसलिए वो बची रहती थी, उनकी नीलामी नहीं हो पाती थी। अगला तरीका था कि जब कोई नया जमींदार नीलामी में जमींदारी खरीद लेता था तो जो पुराने जमींदार के जो लठैत होते थे वो लठैत मारपीट करके उन्हें वहां से खदेड़ देते थे। इसलिए जल्दी जल्दी कोई जमींदारी लेना भी नहीं चाहता था। और कई बार तो जो वहाँ के किसान थे, रैयत जो खेती करते थे खेतों पर, वो भी नए खरीदार को अपनी ज़मीन में घुसने नहीं देते थे। तो इन तरीकों से जमींदार अपनी ज़मींदारी को बचाने में सफल हो जाते थे। अब हम सीखेंगे कि जोतदारों के गांवों में पैर कब मजबूत हुए। तो जोतदार जिनके बारे में भी हमने पीछे सीखा था, तो पहले जमींदारों को हम समझते हैं कि जमींदार जो लोग 1790 में जो अकाल पड़ा, जो समस्याएं आई उन समस्याओं को बर्दाश्त करने में या झेलने में सफल हो गए। उन्होंने तो अपनी जमींदारी बचा के रखी और उन्होंने उसका फायदा उठाया, उसको अपने पास बना के रखा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ राजस्व के नियम भी आसान बना दिए गए थे टैक्सेशन के। लेकिन 1930 का जब समय आता है उस समय घोर मंदी का समय आता है, बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है और इस मंदी काल में जमींदारों का पूरी तरीके से भट्टा बैठ जाता है और जो जोतदार लोग होते हैं वो लोग गांव में अपने पैर मजबूत कर लेते हैं। तो बेटा इस वीडियो में हमने यहाँ तक सीखा है, इसके अगले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।